morning, everybody. Good morning, sir. Very good morning. Yes, Priyanka Sharma. जी सर। सर मैंने अभी 35, 36, 39 और 41 ही किया है। 39 तो कर रखा है? जी सर। ठीक है। ये जीवन निर्वाह भत्ते के बारे में रूल 39 में क्या प्रावधान है, बताइए। सर जीवन निर्वाह भत्ते के बारे में जब तक कि डिक्रीदार के द्वारा ऐसी कोई रकम न्यायालय में जमा नहीं करा दी गई हो जो निर्णय ट्रिब्यूनल की गिरफ्तारी से उसे न्यायालय के समक्ष लाए जाने तक पर्याप्त है, तब तक डिग्री के निष्पादन में निर्णय ट्रिब्यूनल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और निर्णय ट्रिब्यूनल को डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जहां निर्णय ट्रिब्यूनल को सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाता है तो वहां न्यायालय उसका जो मासिक भत्ता है जिसका वह धारा 57 के अनुसार हकदार है वह नियत करेगा। और जहां न्यायालय के द्वारा ऐसा मासिक भत्ता नियत नहीं किया जाता है तो वह उसके विचार में ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो पर्याप्त है वो रखा जाएगा। और थर्ड क्लोज में है कि जहां न्यायालय के द्वारा मासिक भत्ता नियत कर दिया जाता है तो जिस पक्षकार ने निर्णय की गिरफ्तारी के लिए आवेदन किया है वो हर एक मास के प्रथम दिन उस रकम को संग्रह करेगा, उस रकम का संग्रह करेगा। और जहां निर्णय प्रथम दिन से पहले, हर महीने के प्रथम दिन से जो है पूर्व जमा करेगा। ओके। प्रथम दिन के पहले जमा करेगा जहां की निर्णय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर जहां हाँ जो उसका जो पहला संग्रह होगा वो उचित अधिकारी को होगा, जो न्यायालय के उचित अधिकारी को। पहले के उचित अधिकारी चालू जो महीना है, चालू महीने के जो शेष दिन है उसके निरुद्ध के, उसके लिए जो है न्यायालय के उचित अधिकारी के समक्ष पेमेंट होगा। और पश्चातवर्ती होगा वो कारागार के बासठ अधिकारी को किया जाएगा। और जो जीवन निर्वाह भत्ता जो डिक्रीदार के द्वारा दिया जाएगा वो वार्षिक खर्चे समझे जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। यस, दीपिका सोनी। दीपिका, ये निर्णय त्रिणी की स्थावर संपत्ति की कुर्की कैसे की जाएगी, उसकी कुर्की के बारे में आदेश 21 के नियम 54 में क्या प्रावधान है? कहाँ तक पहुंचे हो? सर शुरू वाले हैं 37 बता दो सर। 37 बता दो। 35 बताइए। 35 में है कि जब उसकी स्थावर संपत्ति के परिधान के लिए है और जो स्थावर संपत्ति के परिधान के लिए तो जिस व्यक्ति को न्याय निर्णय किया गया है, जिस पक्षकार को, या तो उससे या जो न्याय निर्णय व्यक्ति ने जिसे प्राधिकृत किया है उसको संपत्ति का परिधान किया जाएगा। और जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है संपत्ति का कब्जे का परिधान किया जाएगा या कब्जा दिलाया जाएगा। ओके। और अगर संपत्ति किसी के संयुक्त कब्जे में है तो उसकी वो डोंडी पिटवा कर या अन्य कोई जो रूढ़िवादी डिक्री जो है वो संयुक्त कब्जे के लिए, डिक्री स्थावर संपत्ति के संयुक्त कब्जे के लिए। यस। और उसका जो सार है वो वहां पर जो सुविधाजनक स्थान है वहां पर उसकी प्रति लगा दी जाएगी। और थर्ड में है कि किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, कोई प्रदानशील या तो स्त्री है, तो उसको वहां से हटने का समुचित अवसर देने के बाद में उसका जो भी चिटकनी वगैरह खोल के या द्वार को तोड़ के और उस तरह से उसमें प्रवेश किया जाएगा। प्रवेश करके जो संपत्ति का परिधान है वो उसका कब्जे का परिधान उसे ठेकेदार को दे दिया जाएगा। उसमें निर्माण और आहता नहीं है क्या थर्ड में? निर्माण और आहते का। जी सर, निर्माण और आहता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। यस, ममता पूनिया। यस सर। ममता बनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं? ममता बनर्जी सुन तो रखा था। किस राज्य में ये मुख्यमंत्री है अभी? सर नहीं पता। वो
सकता है इंटरव्यू बोर्ड पूछ ले आपसे, ये ममता नाम पर। वेस्ट, और किस पार्टी से बिलोंग करती है वो? अच्छा, तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उससे बिलोंग करती है ये, उसकी हेड भी है ये जो आम चुनाव हुए थे इसके विधानसभा में, उसमें ये चुनाव जीती थी या हारी थी? हारी थी। और फिर जो बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर है वो किसी सीट पे वो जीती है। ठीक है ममता, ये बताइए आप, कोई ऋण है जो प्रक्रिया में लिखित द्वारा प्रतिभूत नहीं किया गया, या निगम में पूंजी में कोई अंश है, या अन्य जंगम संपत्ति जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, जो कोर्ट के अभिरक्षा में नहीं है और कोर्ट में जमा नहीं है, उससे भिन्न कोई जंगम संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, उनकी कुर्की कैसे की जाएगी? कुर्की किए जाने के बारे में कौन से रूल में प्रोविजन है और कैसे की जाएगी? सर 61 में है। 61? 51 सर। 51 तो 51 अलग बात करता है। 51 तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अटैचमेंट की बात करता है। यहाँ तीन बातें, ऋण है, जंगम संपत्ति के रूप में ऋण है, या निगम में कोई अंश है, या अन्य कोई जंगम संपत्ति जो निर्णित ऋणी के कब्जे में नहीं है और न कोर्ट की कस्टडी में है न कोर्ट में जमा है, मतलब किसी कोर्ट से अदर देन किसी व्यक्ति के कब्जे में है, वो निर्णित ऋणी के कब्जे में भी नहीं है, कोर्ट के कस्टडी में भी नहीं है वो। उसकी कुर्की के बारे में रूल 46 में क्या प्रावधान है? सर न्यायालय को आवेदन किया जाएगा। प्रतिष्ठित करने वाला आदेश देकर किया जाएगा। वो जो है वो ऋण, वो निगम में का अंश और वो जो जंगम संपत्ति है उसका अंतरण आदि करने से जो है, और उसकी रिकवरी वसूली आदि करने से प्रतिष्ठित करने वाला लिखित आदेश देकर है वो कुर्की की जाएगी। ऐसा पढ़ा था क्या आपने? यस सर, वो काफी सारा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और एक जो कॉपी है वो न्यायालय का सदस्य स्थान है वहाँ चिपकाई जाएगी, दूसरी कॉपी जो है ऋण की दशा में ऋणी को भेजी जाएगी, निगम में के अंश की दशा में निगम के उचित अधिकारियों को भेजी जाएगी, अन्य जंगम संपत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी। ऐसा भी पढ़ा था आपने। और ये भी पढ़ा था लास्ट में, ये जो ऋणी है जिसको नोट है वो दूसरी कॉपी है वो भेजी गई है, वो कोर्ट में जमा कर सकता है उस राशि को, जिस राशि को है वो निर्णित ऋणी को भुगतान करने से प्रतिष्ठित करने का आदेश है वो दिया गया है, उसको न्यायालय में वो जमा है वो कर सकता है, और ऐसा जमा करने पर वो विधि मान्य उन्मोचन माना जाएगा निर्णित ऋणी के प्रति। ऐसा भी पढ़ा था अपन ने। यस, सिमरन सोनी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सिमरन, हाउ टू अटैच द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर एज पर रूल 54 of the order 21? Yes, sir. There are the following ways by an order prohibiting the judgment debtor from transferring or charging in any manner all persons from taking any benefit from such transfer or the charge, and that's concerning. Okay. The copy of the order of the attachment shall be affixed upon the which places? In or near the that immovable property, courthouse, office of collector, office of Gram Panchayat. Okay, sir.
यस गजेंद्र। जी सर। यस गजेंद्र, what provided under Rule 58 of the Order 21 regarding objection or claim as to the attached property? Sir, if there is a objection that property is not liable to attach, then court which attach the property has right to determine such right. But in two conditions, such right cannot be determined. First, when property is already sold before the application is made. Second, the application is designedly or unnecessarily delayed. Made with the designedly or unnecessary delay. Okay, okay. Yes, sir. Then, sir, court may pass 4 orders. Court can allow such application and after determining release such property from attachment. Second, court can disallow. Fourth, court can continue such attachment, and fourth is as such court think fit. Otherwise, pass Okay. any order. The order passed under the Rule 58 of the Order 21, which determines the objection and claim made under that rule, having the effect of which, what would be the force and effect of the such order? Sir, such order, no separate suit can be filed for. Such orders shall be, Conclusive in nature. it shall be effect of a decree, the force and effect of the decree for the purpose of appeal or otherwise. Yes. Okay, okay. Yes, Ankush Sharma. नमस्ते सर। नमस्ते जी। अंकुश, ये जंगम संपत्ति है निर्णित ऋणी की, और वो निर्णित ऋणी के कब्जे में और कृषि उपज से बेने, उसकी कुर्की करने के बारे में आदेश 21 के नियम 43 में क्या प्रावधान है? कैसे कुर्क किया जाएगा? सर, ऐसी कोई संपत्ति जो कि निर्णित ऋणी के कब्जे में है, जो कि कृषि उपज से भिन्न है, उस संपत्ति की कुर्की जो है वो वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी तथा या तो वो उसी अधिकारी के अभिरक्षा में या फिर अपने अधीनस्थ में से किसी के अभिरक्षा में रखने का जो है वो आदेश दिया जा सकता है। अगर वो विनश्वर या फिर जंगम वो ऐसी संपत्ति है जो कि शिकृत्या या प्रकट्य शैक्षिक है और उसके जो व्यय है वो अगर उस मूल्य से ज्यादा होने के हो रहे हैं, संभावना है, हाँ, उस संपत्ति को जो है विक्रय करने का आदेश भी दिया जा सकता है। तुरंत विक्रय करने का आदेश भी दे सकता है कंसर्न कुर्क करने वाला अधिकारी। ओके, गुड। यस, छवि। यस, सुमनलता वर्मा। यस, प्रमीला सेन। नमस्ते सर। नमस्ते जी। बट सर 5 से क्लास से बिल्कुल भी तबीयत खराब होने की वजह से अटेंड नहीं कर पाई। ओके, सॉरी सर। कोई बात। यस, लोकेंद्र शर्मा। लोकेंद्र, वीडियो ऑन नहीं हुआ आपका? इसमें टेक्निकल चीज तो समझनी पड़ेगी मुझे। शायद ये ऐप ही डाउनलोड करना। हाँ, अब शायद हो जाए। परमिशन देना उसको भी वीडियो ऑन करने की।
आप बेस्ट ट्राई करिए, अपनी शायद ओपन हो जाए। ये इस ऐप से सेटिंग्स मांग रहा है, लेकिन ये ऐप से डाउनलोडेड ही नहीं है। मैंने डाउनलोड ही नहीं कर रखा है, तो इसको सेटिंग दिया क्या ऑप्शन उसको? स्टार्ट द वीडियो दे दिया? कह रहा आप बिना वीडियो स्टार्ट किए ही बताइए। Lokandar, there is requirement of the prior to the issuance of the arrest warrant against the judgment debtor to give him a so cause notice to appear before the court and to show cause why he should not be committed to the civil prison. Which rule of the order 21 is concerned to this point? Where provided the notice shall be given by the court to the judgment debtor before the issue of arrest warrant to appear and show cause why he should not be committed into the civil prison in civil prison. 37 के आसपास इससे रिलेटेड था कुछ। ओके ओके, देख लिया आपने 37 ना? नहीं सर, इससे रिलेटेड सर 37 के आसपास कुछ था, ये याद नहीं। ओके, वेरी गुड। 37 में ही है ये। 37 में ही है। आपके तुक्के सही लगने शुरू हो गए। 39 में सब्सिस्टेंस अलाउंस, 37 से ये अरेस्ट का कुछ। यस यस, ठीक है ठीक है। यस, रितिका ज्ञानानी। जी सर। रितिका, प्रक्राम्य लिखत है, जी सर। कैसे कुर्क किया जाएगा उसको? सर अभी सर न्यायालय में लिखत के द्वारा और वाद पत्र अभिग्रहण है सर, वो 51 में है, नियम 51 है में तो 51 में ही। परक्राम में लिखत की कुर्की कैसे की जाएगी? सर सर याद वास्तविक अभिग्रहण। अभिग्रहण के द्वारा और न्यायालय में लिखत जो है वो पेश की जाएगी और वो न्यायालय के आगामी आदेश के अधीन धारण की जाएगी। इस तरीके का ऑर्डर करके जो है वो प्रक्रिया में लिखत को क्या वो किया जा सकता है। गुड। यस, अदिति अग्रवाल। Yes, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। Aditi, which rule of the order 21 is concerned to the attachment of decree? Attachment of the decree which is passed in favor of judgment debtor. Which rule is concerned to this point? Rule 53 or any other? Rule 53. Rule 53. डिक्री प्रॉपर्टी नहीं है क्या? डिक्री भी एक प्रॉपर्टी है। जजमेंट डेटर के फेवर में कोई डिक्री आ रखी है, वो भी एक प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की। इफ एनी डिक्री विच इज इन फेवर ऑफ जजमेंट डेटर, दैट इज कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी। वो सेल से रिलेटेड है या मोर्टगेज के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है या अदरवाइज कोई डिक्री है, कोई मनी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इन फेवर ऑफ जजमेंट डेटर, वो जो उस डिक्री का फ्रूट है वो जजमेंट डेटर को देने से मना कर दिया जाएगा। ऐसा किया जाना ही क्या है? अटैचमेंट ऑफ डिक्री।
ये पेमेंट नहीं दिलाया जाए इसको, ये सेल इसके फेवर में एग्जीक्यूट नहीं की जाए, ये मोर्गेज डीड एटसेट्रा इसके फेवर में एग्जीक्यूट नहीं की जाए, इस तरीके का वो ऑर्डर है वो दिया जाएगा। स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इन फेवर ऑफ जजमेंट डेटर, दैट ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिक्री। यस, ड्रीम झिम स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं मुंह उतार उतार के, जैसे कुछ चक्की में पीछे जाने हो ना। पुराने जमाने में जो हाथी के पैर के नीचे दे दिए जाते थे दीवारों में। सर ये ऑर्डर 21 हाथी के जैसी है सर। परीक्षा की दृष्टि से तो ये ठीक है, यूँ सारे रूल थोड़ी पढ़ने हैं आपको। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने IMP VIMP लिख रखा है उसको आपको तैयार करना है, और उसमें से भी क्रक्स उसका वर्ड टू वर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। सर कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बैरक में तो डिटेल से दिए हुए हैं, लेकिन आपके जो नोट्स हैं उसमें 2 या 3 लाइनें हैं, उसमें सफिशिएंट होंगे क्या? हाँ हाँ, वो 3 लाइनें तो उस पूरे प्रोविजन पे भारी पड़ती है। मेरी राय यही है, विथ अपडेशन, अभी जो कुछ अपडेट भी हो रहे हैं उस अपडेशन के साथ। यस, महिमा नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैंने अब क्या करा? तैयार करना भी क्या है, इसमें बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे। ये सरकारी सेवक जो है, इनके वेतन कौन से प्रोविजन में कुर्क होते हैं, वेतन और भत्ते? जो सरकार के सेवक है, रेलवे कंपनी के सेवक है, किस रूल में? में 48 में। और जो प्राइवेट जॉब जो करते हैं, प्राइवेट 48 है। गुड, यस। रूल 65 देखेंगे। सेल बाय हुम कंडक्टेड एंड हाउ मेट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रीलिम्स में इसके रूल नंबर पूछे जा सकते हैं, मैनर ऑफ सेल पूछा जा सकता है, एंड बाय हुम द सेल टू बी कंडक्टेड ये भी पूछा जा सकता है। सेव एज अदरवाइज प्रेस्क्राइब, एवरी सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री shall be conducted by which? Conducted by an officer of the court or by the such other person, as the court may appoint in this behalf, and shall be made by how? By public auction. Made by public auction. What would be the manner of the conduct of sale? By public auction. And who shall conduct the sale? The officer of the court or the other person appointed by the court. Officer of the court or the other person appointed by the court. विक्रय किसके द्वारा संचालित किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? ये जो रूल है 65, ये प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रूल नंबर भी पूछ लेते हैं और कंटेंट से भी पूछ लेते हैं। कैसे, कौन विक्रय का संचालन करेगा? इसका बहुत सिंपल सा है वो आंसर है क्या? न्यायालय का जो अधिकारी है उसके द्वारा, और इसके अलावा दूसरा कौन हो सकता है? ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे न्यायालय नियुक्त करे, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे न्यायालय नियुक्त करे। इन दोनों में से
किसी के द्वारा भी है वो डिक्री के निष्पादन के अंदर विक्रय का संचालन किया जा सकता है। और विक्रय किया कैसे जाएगा? लोक नीलामी द्वारा। कैसे? लोक नीलामी द्वारा, बाय पब्लिक ऑक्शन। लोक नीलामी के द्वारा है वो विक्रय किया जाएगा। विक्रय का संचालन जो है न्यायालय का अधिकारी या अन्य नियुक्त व्यक्ति, न्यायालय द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति, और कैसे? लोक नीलामी से। Rule 66, proclamation of the sales by public auction. Before the actual sale, there must be a proclamation of the sale which must be published and advertised etc. in the newspaper etc. by the officer of the court who is authorized to conduct the such sale. Where any property is ordered to be sold by public auction in execution of a decree, the court shall cause a proclamation of intended sale to be made in the language of the such court. Such proclamation shall be drawn after the notice to the decree holder, and the judgment debtor, and shall state the time and place of the sale. Shall state the time and place of the sale and specify as fairly and accurately possible following matters in the such proclamation of the sale: what? The property to be sold, or where a part of the property would be sufficient to satisfy the decree, the such part. Particulars of the concerned property which to be sold in such public auction etc. The revenue assessed upon the estate where the property to be sold in the interest in an estate or in part of the an estate paying revenue to the government. Any encumbrance to which the property is liable must be stated in the such proclamation. The amount for the recovery of which the sale is ordered, how much amount, decretal amount and other cost etc. for the recovery of which the sale is ordered by the court, and every other thing which the court considers material for the purchaser to know in order to judge of the nature and value of the property. Provided that where the notice of the date for settling the terms of the proclamation has been given to the judgment debtor by the means of an order under rule 54, especially rule 1A, 1A था ना 54 में नोटिस का 1A, rule 1A of the rule 54, it shall not be necessary to give the notice under this rule to the judgment debtor unless the court otherwise directs. If earlier notice is given by the court under the sub rule 1A of the rule 54 of the order 21 to the judgment debtor, then no requirement of the giving notice under the rule 66 of the order 21. But if court otherwise directs, again notice to be given to the judgment debtor, then exceptionally may be given to the judgment debtor. Provided further that nothing in this rule shall be construed as requiring the court to enter in the proclamation of the sale its own estimates the value of the property, but the proclamation shall include the estimate, if any, given by either or both the parties. It is not necessary on the part of the court to mention the estimated value of the property which to be sold in the such public auction etc. But if the any valuation is provided by the any party or the both the parties, which valuation, estimated valuation may be mentioned in the concerned proclamation. Every application for an order for sale under this rule shall be accompanied by a statement signed and verified in the manner herein before prescribed for signing and verification of the pleadings and containing, so far as they are known or can be ascertained by the person making the verification, the matters required by the sub rule 2 to be specified in the proclamation. And for the purpose of the ascertaining the matters to be specified in the proclamation, the court may summons the any person whom it thinks necessary to summon, and may examine him in respect to the any such matters and require him to produce the any documents in his possession or power relating thereto. Application for order for the sale, which must be filed by the decree holder and shall be accompanied by a statement signed and verified in the manner herein before prescribed, must be signed and verified the pleadings and containing which is provided under the order 6 rule 15 and order 6 rule 14 etc.
and sub-rule 4 is the power of the court to call the any person, the examination of the which person is necessary for settling the matters which already discussed by us in the sub-rule 2, the revenue, the encumbrances, the value of the properties, etc. The court may call the that person, may examine and also give order to produce the any documents or things before the court. हिंदी में आप देखेंगे नियम 66। एक्सेप्शनली ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि विक्रय की उद्घोषणा जो है इसके बारे में कौन से रूल में प्रोविजन है। रूल 66 में लोक नीलाम द्वारा की जाने वाले विक्रय की उद्घोषणा, जहां डिक्री के निष्पादन में किसी संपत्ति को लोक नीलामी के द्वारा विक्रय का आदेश दिया जाता है, वहां न्यायालय आश्रित विक्रय की उद्घोषणा उस न्यायालय की भाषा में करवाएगा। किस लैंग्वेज के अंदर है वो उस विक्रय की उद्घोषणा करवाएगा? कोर्ट की लैंग्वेज जो कुछ भी है सेक्शन 137 सीपीसी के अनुसार उस भाषा में। ऐसी उद्घोषणा डिक्रीदार और निर्णीत ऋणी को नोटिस देने के बाद तैयार की जाएगी। कोर्ट जो उद्घोषणा तैयार करेगा, प्रोक्लेमेशन के जो कंटेंट्स या पर्टिकुलर वगैरह, वो डिक्रीदार और निर्णीत ऋणी को नोटिस देने के बाद तैयार करेगा। और उस उद्घोषणा के अंदर विक्रय का जो समय है और विक्रय का स्थान है जहां एक्चुअल सेल होना है, वो उसका स्टेटमेंट होगा, कथन होगा। और इनके साथ साथ निम्नलिखित बातें जो है वो ऋजुता और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होगी उस विक्रय की उद्घोषणा में। क्या? विक्रय की जाने वाली संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग जो डिक्री को संतुष्ट करने के लिए है वो पर्याप्त होगा, तो उस भाग का वर्णन होगा उस उद्घोषणा के अंदर। किस संपत्ति का विक्रय किया जाना है? जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति, उसके कोई खसरा नंबर, उसका कोई प्लॉट नंबर, हाउस नंबर एटसेट्रा। जंगम संपत्ति के केस में कोई मोटरसाइकिल, कार वगैरह, तो उसके आरसी नंबर जो कुछ भी है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आरटीओ ऑफिस एटसेट्रा के, तो वो मेंशन होंगे उसके अंदर। जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो सरकार को राजस्व का भुगतान करने के लिए लायबल है, तो ऐसी कंडीशन में कितना है उस पर राजस्व, उस राजस्व का उल्लेख होगा उसके अंदर। कोई विलंगम जो है, विलंगम का मतलब बंधक या कोई भार आदि, मोर्गेज या चार्ज एटसेट्रा कोई क्रिएट कर रखा है उसके ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में किस कोई भी विलंगम जिसके लिए वो संपत्ति उत्तरदायी है उसका भी उल्लेख होगा उस उद्घोषणा के अंदर। और वह रकम जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया जाना है, वो रकम भी है वो मेंशन होगी उसके अंदर, जो डिक्रीटल अमाउंट वगैरह है। और संपत्ति की प्रकृति, उसका मूल्य का निर्णय करने के लिए हर एक अन्य बात जिसे न्यायालय क्रेता के लिए सारवान समझता है, वो अन्य बातें भी होगी। संपत्ति की प्रकृति के बारे में, संपत्ति के मूल्य आदि के बारे में जिन बातों को है वो प्रकट किया जाना है, वो आवश्यक है, जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है, खरीदने वाले व्यक्ति के लिए, उन सभी बातों का उल्लेख उस विक्रय की उद्घोषणा के अंदर है वो किया जाएगा। परंतु जहां उद्घोषणा की शर्तों को तय करने की तारीख की सूचना निर्णीत ऋणी को नियम 54 के जो है उपनियम 1 के अंतर्गत है, वो पहले ही है वो आदेश के माध्यम से दे दी गई है। तो इस नियम के तहत, इस नियम 66 के अंतर्गत जो है निर्णीत ऋणी को दोबारा नोटिस देने की आवश्यकता है वो नहीं है। बट न्यायालय यदि अन्यथा निर्देश देता है कि दोबारा भी उसको नोटिस है वो दिया जाए, तो उस अन्यथा निर्देश की दशा में वो नोटिस दिया जा सकता है। परंतु यह और है कि इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि न्यायालय को संपत्ति के मूल्य के अपने स्वयं के अनुमान की विक्रय की उद्घोषणा में प्रविष्ट करने की आवश्यकता हो। कोर्ट अपनी इच्छा से जो है, स्व प्रेरणा से उस संपत्ति का जो है वो अनुमानित मूल्य क्या होगा उसका विक्रय की उद्घोषणा में है वो उल्लेख है वो नहीं करेगा। लेकिन उद्घोषणा में किसी एक या दोनों पक्षकारों द्वारा दी गए जो अनुमान है वो शामिल हो सकते हैं। यदि एक पक्षकार डिक्रीदार बताता है या दोनों पक्षकार डिक्रीदार या निर्णीत ऋणी बताते हैं कि इस संपत्ति का अनुमानित मूल्य इतना होगा, तो उस अनुमानित मूल्य को जो पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करवाया गया है उसका विक्रय की उद्घोषणा के अंदर उल्लेख कोर्ट है वो कर सकता है। उपनियम 3 देखेंगे आप। इस नियम के तहत विक्रय के लिए एक आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, और ये कौन आवेदन करेगा? डिक्रीदार। ये एप्लीकेशन कौन पेश करेगा सेल के लिए, विक्रय करने के लिए? डिक्रीदार के द्वारा है वो पेश की जाएगी। उस आवेदन के साथ जो है ऐसा कथन होगा जो अभिवचन के हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए इसमें इसके पूर्व विहित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित भी है वो किया जाएगा उस कथन को।
और उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए उपनियम 2 द्वारा अपेक्षित बातें जो है उसमें वहां तक अंतर्विष्ट होगी जहां तक कि सत्यापन करने वाले व्यक्ति को वे ज्ञात है या उसके द्वारा अभिनिश्चित की जा सकती है। तो विक्रय के लिए जो एप्लीकेशन पेश होगी उस एप्लीकेशन के अंदर जो है क्या क्या कथन होंगे, एक तो जो उपनियम 2 के अंदर जो जो बातें आई है, जो कुछ भी उस डिक्रीदार को उनके बारे में पता है कि ये इस पर है, वो बंधक या भार है, ये राजस्व है, वो इस पर है, वो पेबल है, एटसेट्रा, उन सब का ये जो है वो प्रॉपर्टी या इसका भाग है, उनका उल्लेख होगा और उनका उस पर हस्ताक्षर भी होंगे डिक्रीदार के, उसका सत्यापन भी होगा जैसा आपने अभिवचन के सत्यापन के बारे में आदेश 6 नियम 15 आदि में पढ़ रखा है उसी तरीके से। और सब रूल जो 4 है, उद्घोषणा में निर्दिष्ट किए जाने वाले मामलों का अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है जिससे वो समन करने के लिए आवश्यक समझता है और किसी भी मामले के संबंध में उसकी परीक्षा कर सकता है और उसके कब्जे या शक्ति में की कोई दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा भी कर सकता है। ये जो 5 प्रकार की बातें सब रूल 2 में पढ़ी है, इनको निर्धारित करने के लिए यदि किसी और व्यक्ति को बुलाना आवश्यक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या अन्यथा जिसका भी रेवेन्यू से या इनकम ब्रांच एटसेट्रा से कोई कनेक्शन है, तो उसको कोर्ट है वो साक्षी के रूप में बुला सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है, उसके कब्जे या शक्ति के अधीन कोई दस्तावेज है उस दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कोर्ट है वो कर सकता है। रूल 67 मोड ऑफ द मेकिंग प्रोक्लेमेशन, every proclamation shall be made and published as nearly as may be in the manner prescribed by the rule 54 sub rule 2, means the affixing the copy of the, how the publication shall be made and published, by the affixing the copy of the such proclamation in the conspicuous place of the courthouse, also the conspicuous place of the concerned property which to be sell in consequence of the such proclamation. If the concerned property is a land and which upon which the revenue is assessed to pay the government etc., then the copy of the proclamation shall be affixed in the conspicuous place of the office of the collector of district, and if the concerned land is situated in the village, then also the copy of the such proclamation shall be affixed on the conspicuous place of the office of Gram Panchayat. Sub rule 2 is applicable in respect of the publication and making the such proclamation. इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें से, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। उद्घोषणा प्रकाशित करने की रीति क्या होगी? नियम 54 के उपनियम 2 में जो विहित रीति है उस रीति से उद्घोषणा का है वो प्रकाशन किया जाएगा। और उपनियम 2 में क्या रीति बता रखी है? उपनियम 2 में यह बता रखी है कि जो कुर्की का आदेश, वहां किसके बारे में बता रखा है? कुर्की के स्थावर संपत्ति के कुर्की के आदेश के बारे में बता रखा है कि उस आदेश की प्रति न्यायालय का सदृश्य स्थान है वहां चिपकाई जाएगी। वो संपत्ति जिसको कुर्क किया जाना है उस पर या उसके आसपास चिपकाई जाएगी सदृश्य स्थान पर। यदि वो सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है तो जिले के कलेक्टर का जो कार्यालय उसके सदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी, और वो किसी गांव में स्थित भूमि है तो उस कंडीशन में ग्राम पंचायत के कार्यालय पर चिपकाई जाएगी। तो वैसा ही इस विक्रय की उद्घोषणा का भी प्रकाशन कैसे होगा? उस उद्घोषणा की एक प्रति को जो है न्यायालय के सदृश्य स्थान पर चिपकाकर और उस संपत्ति पर या उसके आसपास जो है सदृश्य स्थान पर चिपकाकर, सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है जिला कलेक्टर के कार्यालय में है वो सदृश्य स्थान पर चिपकाकर, और गांव में स्थित यदि भूमि है तो ऐसी कंडीशन में ग्राम पंचायत के कार्यालय में उस उद्घोषणा की प्रति को चिपकाकर और उस उद्घोषणा का प्रकाशन है वो किया जाए। रूल 68 इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक आध बार पूछा गया भी है। टाइम ऑफ सेल, सेव इन द केस of property of the kind described in the proviso to the rule 43, which means the perishable movable property. Perishable movable property, save which may be immediately sell by the concerned attaching officer. No sell here under shall without the consent in writing of the judgment debtor take place until after the expiration at least the 15 days. After the expiration of the at least 15 days in case of the immovable property, and at the expiration of the at least 7 days in case of the movable property, calculated from the date on which
the copy of the proclamation has been affixed on the courthouse of the judge or the ordering the sale. After the expiration of the 15 days from the date of the publication of the copy of the concerned proclamation of the sale upon the conspicuous place of the courthouse, at least 15 days after expiration of the 15 days in case of immovable property, and after the expiration of the 7 days in case of the movable property. But before the expiration of the 15 days or 7 days from the date of the publication of the such proclamation upon the conspicuous place of the courthouse may be sale or sold with the written consent of the judgment data, with the written consent of judgment data. And if the such property is the perishable movable property within the meaning of the proviso of the rule 43 of the order 21, it may be immediately sell. विक्रय का समय क्या होगा? चार बातें इसमें ले देके नियम 43 के परंतु में वर्णित किस्म की संपत्ति की दशा में के सिवाय, और ये संपत्ति कैसी है? ये विनश्वर प्रकृति की जो है वो जंगम संपत्ति। इस संपत्ति का विक्रय कब हो सकता है? तुरंत। नष्ट होने वाली जो जंगम संपत्ति है या जितनी उसका मूल्य है उससे अधिक उस पर है वो अभिरक्षा में खर्चा हो जाएगा, उसको तुरंत विक्रय किया जा सकता है, इमीडिएट। ये टाइम लिमिट लागू नहीं होगी उस केस में। दूसरी बात, इसके अधीन कोई भी विक्रय निर्णीत ऋणी की लिखित सहमति के बिना तब तक नहीं होगा जब तक उस तारीख से जिसको उद्घोषणा की प्रति विक्रय का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्याय सदन में लगाई गई है उससे गणना करके स्थावर संपत्ति की दशा में कम से कम 15 दिन और जंगम संपत्ति की दशा में कम से कम 7 दिन का अवसान न हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन इस प्रीसीडिंग रूल में रूल 67 के अंदर विक्रय की उद्घोषणा की प्रति न्याय सदन के वो सदस्य से स्थान पर चिपकाई गई, उस तारीख से 15 दिन की समाप्ति के बाद स्थावर संपत्ति का विक्रय हो सकता है और उस तारीख से 7 दिन की समाप्ति के बाद जंगम संपत्ति का विक्रय हो सकता है। बट क्या इस 15 और 7 दिन की समाप्ति से पहले भी हो सकता है? यस, यदि निर्णीत ऋणी की लिखित सहमति हो, यदि निर्णीत ऋणी की लिखित सहमति हो तो इस जो विक्रय की उद्घोषणा है उसकी प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पूर्व और 7 दिन की समाप्ति से पूर्व भी उस संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। और यदि रूल 43 के प्रोविजन में कवर होती है, इमीडिएटली उसका विक्रय, तुरंत है वो विक्रय उसका हो सकता है। सामान्य नियम क्या है? न्याय सदन में लोक नीलामी की उद्घोषणा की प्रति जो है वो न्यायालय में चिपकाने या लोक विक्रय की उद्घोषणा, विक्रय की जो उद्घोषणा है उस उद्घोषणा की प्रति को न्यायालय में चिपकाने की तारीख, और ये कौन से रूल में चिपकाया गया? प्रीसीडिंग रूल में, रूल 67 नियम 67 के उपनियम 1 के अनुसार जो चिपकाई गई है न्याय सदन के सदस्य से स्थान में, रूल 54 के सब रूल 2 के साथ पढ़ते हुए, उस चिपकाने की तारीख से स्थावर संपत्ति है तो 15 दिन के अवसान के बाद विक्रय किया जाएगा, और जंगम संपत्ति है तो इस तारीख से 7 दिन के अवसान के बाद जो है वो उसका विक्रय किया जाएगा। बट इस 15 दिन और 7 दिन की समाप्ति से पहले भी विक्रय हो सकता है निर्णीत ऋणी की लिखित सहमति से। और यदि पेरिसेबल प्रॉपर्टी है जो रूल 43 के प्रोविजन में कवर होने वाली, कोई लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं निर्णीत ऋणी की, बिना लिखित सहमति के तुरंत उसका विक्रय किया जा सकता है। रूल 69 एडजॉर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ द सेल, आप टाइटल देख लें, केवल इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विक्रय का स्थगन या रोका जाना, कौन रोक सकता है? इसका क्रक्स ये है कि कोर्ट रोक सकता है जिसने सेल करने का ऑर्डर दिया है, या सेल को कंडक्ट करने वाला जो ऑफिसर है वो रोक सकता है। ये स्टॉप और एडजॉर्न किसके द्वारा है वो किया जाएगा? बाय द कोर्ट, द कोर्ट में, बाय द कोर्ट और ऑफिसर कंडक्टिंग द सच सेल having the power to stoppage or to adjourn the sale under the rule 69 of the order 21। न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है या विक्रय का संचालन करने अधिकारी द्वारा उस विक्रय का स्थगन किया जा सकता है और रोका जा सकता है। रूल 70 ओमिटेड बाय द 1956 अमेंडमेंट, 1956 के संशोधन से इसको लोपित कर दिया गया नियम 70 को। 71 परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफॉल्टिंग परचेजर
एंश्योरेबल फॉर द लॉस और रीसेल। टाइटल देख ले आप केवल इसका। व्यतिक्रम करने वाला जो क्रेता है वो पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए वो उत्तरदायी होगा। टाइटल ही है वो काफी है इसमें। रूल 72 इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। डिक्री होल्डर नॉट टू बिड फॉर और बाय द प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वेदर द डिक्री होल्डर हैज राइट टू बिडिंग और टू परचेज द प्रॉपर्टी in execution of the own decree? Generally not, but with the permission of the court, with the leave of the court, he can bid and he can purchase the property in execution of the own decree. No holder of a decree in execution of the which property sold shall without the express permission of the court bid for or purchase the property. Decree holder in the execution of the decree without the express permission of the court shall not bid or purchase the property. Subrule second, where the decree holder purchases, amount of the decree may be taken as the payment. Where a decree holder purchases with such permission, the purchase money and the amount due on the decree may subject to the provision of section 73, means the ratable distribution, be set off against the one another, and the court executing the decree is small enter up the satisfaction of the decree in whole or in part accordingly. Where a decree holder purchases by himself or through the another person without the such permission, without the express permission of the court, what would be the effect of the such purchase or bidding? The court may, if it thinks fit, on the application of the judgment debtor or any other person whose interests are affected by the sale, by order, set aside the such sale. Court has the power by order set aside the such sale and the cost of the such application and order, and any deficiency of the price which may happen on the resale, and all expenses attending it shall be paid by the concerned decree holder. With the express permission of the executing court, the decree holder may bid and purchase the property which is sold in the execution of the own decree of the concerned decree holder. And it is not necessary on the part of the concerned decree holder to pay the price, the certain portion of the concerned purchase money, etc., which is required under the rule 83 or rule 84, etc., of the order 21, not immediately to pay by the concerned decree holder. He can adjust the such amount with the decretal amount, and if without express permission of the court, the decree holder bid or the purchase the property in the which is sold in the execution of the own decree of the concerned decree holder, the such sale may be set aside by the order of the court. हिंदी में देखेंगे आप नियम 72. And in addition to this, it is offense under section 185 of the IPC. It is contempt of the lawful authority of the public servant under section 185 of the IPC. अनुज्ञा के बिना डिक्रीदार संपत्ति के लिए न बोली लगाएगा और न उसका क्रय करेगा। और अनुज्ञा भी कैसी? अभिव्यक्त अनुज्ञा। कैसी? एक्सप्रेस। और किसकी? कोर्ट की। न्यायालय की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना डिक्रीदार संपत्ति की न तो बोली लगाएगा न उसका क्रय करेगा। ये उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व अधिरोपित किया गया है इस रूल 72 के अंतर्गत। जिस डिक्री के निष्पादन में संपत्ति का विक्रय किया जाता है, उस डिक्री का कोई भी धारक न्यायालय की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना, अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना संपत्ति के लिए न तो बोली लगाएगा न उसका क्रय करेगा। इसका दूसरा है वो एस्पेक्ट ये कि कोर्ट की अभिव्यक्त अनुज्ञा से वो संपत्ति के लिए बोली भी लगा सकता है और संपत्ति को खरीद भी सकता है। जहां डिक्रीदार क्रय करता है वहां डिक्री की रकम संदाय मानी जा सकेगी। जहां डिक्रीदार ऐसी अनुज्ञा से, कोर्ट की अभिव्यक्त अनुज्ञा से है वो खरीदता है संपत्ति को, तो वहां क्रय धन और डिक्री मध्य सोध्य राशि जो है वो धारा 73 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक दूसरे के विरुद्ध मुजरा
एक दूसरे के विरुद्ध मुजरा की जा सकेगी और डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री की पूर्णता या भागतः तुष्टि की प्रविष्टि तदनुसार करेगा। यदि डिक्रीदार को न्यायालय ने जो है वो खरीदने की अनुमति दे दी है तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा तुरंत क्रय धन का जो है वो भुगतान करना आवश्यक नहीं। आगे रूल 84 वगैरह में कहीं पढ़ेंगे कि 25% अमाउंट जो है वो उस क्रय मूल्य का वो इमीडिएट उसको जमा करना होता है क्रेता डिक्लेयर करने के लिए। तो वो राशि 25% उसको तुरंत जमा करने की जरूरत नहीं, उसकी जो डिक्री शुदा जो राशि है उसके साथ वो क्रय धन है वो एडजस्ट हो जाएगा, वहां तक डिक्री सेटिस्फाई हो जाएगी जहां तक वो 25% है वो अमाउंट था एक्सेट्रा। और जहां डिक्रीदार ऐसी अनुज्ञा के बिना, कोर्ट की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना जो है स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से क्रय करता है, यदि न्यायालय निर्णीत ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के जिसके लिए हित विक्रय से प्रभावित हुए आवेदन पर ऐसा करना ठीक समझे तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट वो विक्रय को अपास करने का आदेश दे सकता है। बिना अनुज्ञा के जहां है, कोर्ट की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना जहां डिक्रीदार ने संपत्ति को खरीदा या बोली लगाई है तो निर्णीत ऋणी या अन्य व्यक्ति जिसका हित प्रभावित हुआ इस तरीके का विक्रय करने से वो कोर्ट में एप्लीकेशन पेश कर सकता है कि इस विक्रय को अपास्त किया जाए, ये इनवैलिड है, वो सेल्थी अमान्य या अवैध जो है वो विक्रय था, इसको सेटिसाइड किया जाए, अपास्त किया जाए, वो प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। कोर्ट ऐसे प्रार्थना पत्र पर उस विक्रय को अपास्त करने का आदेश दे सकता है। और केवल ये विक्रय को अपास्त करना ही नहीं, बिना अनुज्ञा के जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है ये आईपीसी की धारा 185 के अंतर्गत अपराध भी है। लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान है ये, जहां लोक सेवक के द्वारा किसी संपत्ति का है वो विक्रय किया जा रहा है और उसके अंदर जिसके द्वारा संपत्ति खरीदना प्रतिषिद्ध है, इज लाइक रूल 72 और 72A के अंतर्गत कि वो नहीं खरीद सकते कोर्ट की परमिशन के बिना, और बिना परमिशन से उन्होंने संपत्ति खरीदी है तो ये 185 आईपीसी के अपराध का गठन भी होगा, प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है। और ऐसे आवेदन और आदेश के जो खर्चे हैं और कीमत में कोई कमी हुई है जो पुनर्विक्रय पर, और ऐसे पुनर्विक्रय पर जो है वो सभी व्यय जो है वो डिक्रीदार के द्वारा है, वो ऐसा डिफॉल्टर जो डिक्री होल्डर था या जिसने इस तरीके के आचरण से खरीदा है वो सारा खर्चे है वो कंसर्न डिक्रीदार के द्वारा है वो पे की जाएगी। रूल 72A, mortgagee need not to bid at the sale without the leave of the court, where mortgagee institute the suit for the sale of mortgage property under section 67 of the Transfer of Property Act, and courts pass the decree in favor of the mortgagee. In execution of the such decree, the mortgage property is sell. Whether the mortgagee has right to purchase the such mortgage property which is sold in execution of the decree of the concerned mortgagee, generally not. But with the permission of the court, with the leave of the court, the mortgagee can purchase the such property, like the rule 72 of the order 21. Notwithstanding anything contained in rule 72, a mortgagee of immovable property shall not bid for or purchase the property sold in execution of the decree on the mortgage unless the court grants him leave, unless the court grants him leave to bid for or purchase the property. Mortgagee with the leave of the court bid for and purchase the concerned property which is sold in execution of the decree which is passed in favor of the mortgagee in respect of the any mortgage, and which may be most probably the sale of the mortgage property. If leave to bid is granted to the such mortgagee, then the court shall fix a reserve price as regards the mortgagee, and unless the court otherwise directs, the reserve price shall be not less than the amount then due for principal, interest and the cost in respect of the mortgage if the property is sold in the one lot, and in case of the any property sold in lots not less than the such sum as shall appear to the court to be properly attributable to the each lot in relation to the amounts then due for the principal, interest and cost on the mortgage. And the sub rule 3, in the other respect the provision of the sub rule 2nd and sub rule 3rd of the rule 72 shall apply in relation to the purchase by the decree holder under that rule. It means, as per the interpretation of the last sub rule, if the mortgagee without the leave of the court bid for and purchase the property, what would be the effect of the such bidding or the purchasing?
on the application of the judgment debtor etc. on the mortgagor or the any other person whose interest is affected by the concerned sale may make the application before the court to set aside the concerned sale, and the court exercise the power conferred under the rule 72 sub rule 3 set aside the sale on the such application if the court is satisfied regarding the concerned mortgagee without the permission of the court, without the leave of the court, bidding or the purchasing the concerned property. Crux of this provision is that with the leave of the court, the mortgagee may bid or the purchase the property in which is sold in execution of the decree for sale of mortgage property passed in favor of the mortgagee, and without the permission of, without the leave of the court, if mortgagee bid or purchase, the concerned sale may be set aside under the last rule sub rule of the rule 72A, read with the sub rule 3 of the rule 72, and it is also offence under section 185 of the IPC. If mortgagee bidding or purchasing the property without the leave of the court, it is constitute the offence under section 185 of the IPC. It is the contempt of the lawful authority of the concerned public servant who conduct the sale of the concerned property. बंधकदार के द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा या इजाजत के बिना विक्रय में बोली का वो न लगाया जाना या क्रय नहीं किया जाना, यह ऐसा ही प्रोविजन है जैसा पिछले रूल में पढ़ा था आपने। बंधकदार के संदर्भ में स्पेसिफिक प्रोविजन है। नियम 72 में किसी बात के होते हुए भी स्थावर संपत्ति का कोई बंधकदार, स्थावर संपत्ति का कोई बंधकदार बंधक पर डिक्री के निष्पादन में विकृत संपत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा या उसे क्रय नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय उसे उस संपत्ति के लिए बोली लगाने या क्रय करने की इजाजत न दे। बट कोर्ट यदि इजाजत या अनुज्ञा दे देता है, परमिशन है वो दे देता है कोर्ट उस बंधकदार को उस बंधक संपत्ति के विक्रय की जो डिक्री है उसके निष्पादन के अंदर, तो वो कोर्ट की अनुज्ञा से बोली भी लगा सकता है और खरीद भी सकता है। और इसमें कुछ ये आरक्षित कीमत की बात भी, रिजर्व प्राइस है वो कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी। इसमें दो अलग अलग बातें दे रखी है, तो इनको आप देख लेना, कोई खास परीक्षा में कुछ पूछा नहीं जाना है। लास्ट सब रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो 72 के सब रूल 3 के साथ पढ़ा जाए उसको, यदि कोर्ट की परमिशन के बिना बंधकदार ने जो है वो संपत्ति को खरीदा है या बोली लगाई है तो इसका क्या प्रभाव होगा, उस विक्रय को अपास्त किया जा सकता है। निर्णित ऋणी के या अन्य व्यक्ति जिसका हित प्रभावित हुआ ऐसा विक्रय होने से वो प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है और उसके प्रार्थना पत्र पर विक्रय अपास्त किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के खर्चे, उस आदेश के खर्चे और रीसेल होगी उससे कोई यदि मूल्य में कमी आती है तो वो सारे खर्चे कौन पे करेगा, कंसर्न बंधकदार है वो पे करेगा। और इसके अतिरिक्त जो है धारा 185 आईपीसी के अंतर्गत ये अपराध भी है यदि कोर्ट की परमिशन के बिना बंधकदार ने उस संपत्ति को खरीदा या बोली लगाई। रूल 73 रेस्ट्रिक्शन ऑन द बिडिंग और परचेस बाय ऑफिसर्स, ये भी समथिंग इंपॉर्टेंट है। द ऑफिसर्स और द पर्सन हुज ड्यूटी टू कंडक्ट द सेल shall not bid and shall not purchase directly or indirectly the property. That obligation is imposed under the rule 73 of the order 21. And if concerned officer or the person breach the such obligation and bidding or purchasing the property, it is offence under section 169 of IPC. Offence by public servant. The public servant who is prohibited, forbid to bidding or the purchasing, and if concerned public servant may bid for or the purchase the property directly or indirectly his own name or the name of the any other relative etc., that is offence under section 169 IPC. No officer or the other person having any duty to perform in connection with the any sale shall either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire the any interest in the property. And in violation of the or contravention of the rule 73, if the concerned officer or the person the bid for, acquire and attempt to acquire the such interest directly or indirectly from the such property, it is offence under section 169 of the Indian Penal Code. अधिकारियों के द्वारा बोली लगाने और क्रय करने पर निर्बंधन है इस रूल 73 में। कौन से अधिकारी? ऐसा अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करना है। जो लोक नीलामी के द्वारा विक्रय हो रहा है उस विक्रय के दौरान जिसको कर्तव्य का पालन करना है वो अधिकारी और व्यक्ति
विक्रय की गई संपत्ति में किसी हित के लिए न तो प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाएगा, न ही उसे अर्जित करेगा और न ही अर्जित करने का कोई प्रयत्न करेगा। और ये जो उन पर नकारात्मक जो कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, बोली नहीं लगाने का, नहीं खरीदने का, कोई प्रयत्न है वो खरीदने का, नहीं करने का, यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो आईपीसी की धारा 169 के अंदर क्या है, अपराध है। उस अधिकारी ने या व्यक्ति जिसकी ड्यूटी थी उस सेल को कंडक्ट करने का और उसने यदि बोली लगाई है या खरीदा या खरीदने का प्रयत्न किया तो 169 आईपीसी में अपराध। और डिक्रीदार ने या बंधकदार ने कोर्ट की परमिशन के बिना है वो बोली लगाई या खरीदी तो 185 आईपीसी के अंतर्गत अपराध। देन रूल 77 पे आ जाए आप। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर इन कॉर्पोरेशन देख लेते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा रखा है। वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अ शेयर इन अ कॉर्पोरेशन, द कोर्ट में instead of directing the public auction sale to made by the public auction, authorizing the sale of the such instrument or the share through a broker. Instead of the sale of the such negotiable instrument and share in corporation by the public auction, court may authorize the sale of the such instrument or share in corporation through a broker. The such permission may be granted by the court under the rule 76 ऑफ द ऑर्डर 21। प्रकरण में लिखित या निगम के कोई अंश है उनका विक्रय किया जाना है तो कोर्ट क्या परमिशन दे सकता है? कोर्ट जो है वो लोक नीलामी के द्वारा विक्रय किए जाने के बजाय जो है यह प्राधिकृत कर सकता है कि ऐसी प्रक्रिया में लिखित या ऐसा निगम का अंश विक्रय कैसे किया जाए, किसी दलाल के मार्फत से, किसी ब्रोकर जो है दलाल के माध्यम से जो है दलाल के मार्फत से उसका विक्रय किया जाए, ऐसा जो है प्राधिकृत करने का कोर्ट ऑर्डर कर सकता है या ऐसा जो है वो प्राधिकृत है वो कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। रूल 77 सेल बाय पब्लिक ऑक्शन, सेल ऑफ विच, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय पब्लिक ऑक्शन। वेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी is sold by public auction, the price of the each lot shall be paid at the time of the sale or as soon after the officer or the other person holding the sale directs, and in default of the payment the property shall forthwith be resold. Where the movable property is sold by the public auction, it is the duty of the concerned purchaser to pay the price of the each lot at the time of the sale or soon after the sale, the time which is granted by the concerned officer or the person who holding the sale. And if there is a default in making the payment of price of the concerned movable property, the movable property shall forthwith be resold. Sub rule second, on payment of the purchase money, the officer or the other person holding the sale shall grant a receipt, for the same, and the sale shall become absolute. By granting the such receipt, the sale shall becomes absolute. And sub rule 3, where the movable property to be sold is a share in a goods belonging to the judgment debtor or and a co-owner, and the two or more persons of whom one is such co-owner, the respectively bid the same sum for the such property or for any lot, the bidding shall be deemed to be the bidding of the co-owner. Indirectly this is concerned to the preferential right of the bidding of co-owner. If the one co-owner bidding and the one stranger bidding for the same property, the bidding of the co-owner shall be final as per this sub rule 3 of the rule 77. लोक नीलामी के द्वारा विक्रय किसका? जंगम संपत्ति का, मूवेबल प्रॉपर्टी का। जहां जंगम संपत्ति का लोक नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाता है तो वहां हर एक लॉट का मूल्य विक्रय के समय पर संदत किया जाएगा या उसके पश्चात शीघ्र ही ऐसे समय पर संदत किया जाएगा जो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट करे जो विक्रय का संचालन कर रहा है या विक्रय कर रहा है। और संदाय में यदि कोई व्यतिक्रम होता है तुरंत या जो टाइम दिया 1 आवर 2 आवर हट सकता है उसके भीतर है वो
संदाय नहीं किया जाए तो उस जंगम संपत्ति का उसी क्षण या तत्क्षण जो है वो क्या किया जाएगा, फिर विक्रय किया जाएगा या पुनर्विक्रय वो किया जाएगा, उसका रीसेल होगी उसकी इमीडिएटली फोर्थविथ। और यदि क्रयधन का संदाय कर दिया जाए तो तब उसकी जो है, जो क्रयधन प्राप्त किया है उस प्राप्ति की रसीद है वो कंसर्न अधिकारी या अन्य व्यक्ति के द्वारा है वो दी जाएगी कंसर्न क्रेता को और जो विक्रय कर रहा है, और ऐसी रिसिप्ट देते ही वो विक्रय क्या हो जाएगा, वो आत्यंतिक हो जाएगा या वो विक्रय पूर्ण हो जाएगा। जहां विक्रय की जाने वाली जंगम संपत्ति ऐसे माल में अंश है जो माल निर्णीत ऋणी और किसी सहस्वामी का है, केवल निर्णीत ऋणी का नहीं है, निर्णीत ऋणी के साथ कोई और व्यक्ति भी को ओनर है उसके अंदर, और दो या अधिक व्यक्ति जिनमें से एक ऐसा सहस्वामी है, क्रमशः ऐसी संपत्तियां उसके किसी लॉट के लिए एक ही राशि के लिए बोली लगाते हैं तो वह बोली उस सहस्वामी की बोली है वो समझी जाएगी। इस वह बोली सहस्वामी की बोली समझी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जहां जो है वो जिस संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है वो ऐसा किसी संपत्ति में अंश है जो संपत्ति निर्णीत ऋणी की भी है और उसके साथ कोई अन्य सहस्वामी भी है। बोली लगाने वाले व्यक्ति में वो सहस्वामी भी है और कोई एक अजनबी है जो सहस्वामी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में और बराबर है वो मूल्य की बोली है वो लगाई जाती है तो कौन सी बोली फाइनल होगी, सहस्वामी की। यदि बराबर मूल्य की बोली लगाई गई, को ओनर की जो बोली होगी उसको अधिमान है वो प्राप्त होगा, को ओनर की बोली को फाइनल किया जाएगा। सह अंशधारी की बोली को जो है अन्य व्यक्तियों की बोली पर क्या होगा, अधिमान प्राप्त होगा, प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। ये इस क्लास है वो सब रूल 3 का है वो क्रक्स है। यदि इक्वल अमाउंट की बोली है, यदि अजनबी ने है वो उससे ज्यादा राशि की बोली लगाई है और को ओनर ने कम की लगाई तो अजनबी वाली फाइनल होगी। अमाउंट इक्वल है, 1000 रुपए की को ओनर ने भी लगाई, 1000 की स्ट्रेंजर ने लगाई है तो को ओनर की बोली को जो है वो फाइनल किया जाएगा, उसका प्रेफरेंशियल राइट होगा। रूल 78 केवल टाइटल देख ले आप, इरेगुलरिटी नॉट टू विशिएट द सेल बट एनी पर्सन इंजर्ड मे सू। अनियमितता जो है विक्रय को सामान्यतः दूषित नहीं करती है बट कोई भी व्यक्ति जो जिसको क्षति हुई है उस अनियमितता से उसका सूट फाइल करने का या वाद लाने का है वो अधिकार है। डिलीवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी डेब्ट्स एंड शेयर्स, इसमें भी आप केवल टाइटल है वो देख लें। जंगम संपत्ति ऋण और अंशों के क्रेता को है वो परिधान किया जाएगा इस रूल 79 के अनुसार। रूल 80 ये भी मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स, प्रक्रिया में लिखित और अंशों का अंतरण किसके द्वारा, वो जो रूल 34 एटसेट्रा में पढ़ा था उसके साथ पढ़ते हुए कंसर्न जज के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वो डिक्री होल्डर के फेवर में एग्जीक्यूशन किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। रूल 81 वेस्टिंग ऑर्डर इन केस ऑफ द अदर प्रॉपर्टी, अन्य जंगम संपत्ति की दशा में क्या है, कोर्ट निहित करने वाला आदेश जो है वेस्टिंग ऑर्डर है वो कोर्ट कर सकता है, ऐसी कोर्ट के पास इस रूल 81 में पावर है। नेक्स्ट, प्रोविजन कंसर्न टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारे इंपॉर्टेंट है इससे आगे। रूल 82 क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट कोर्ट्स में ऑर्डर सेल्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में बी ऑर्डर्ड by any court other than a court of small causes. It means the court of small causes is not competent to pass the order for the sale of immovable property in execution of the decree. कौन से न्यायालय विक्रय के लिए आदेश कर सकते हैं, किसका विक्रय, स्थावर संपत्ति का। डिक्री के निष्पादन के अंदर स्थावर संपत्ति के विक्रय का आदेश लघुवाद न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसका मतलब लघुवाद न्यायालय जो है वो स्थावर संपत्ति के विक्रय का आदेश नहीं दे सकता डिक्री के निष्पादन में, न डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति को कुर्क कर सकता, न स्थावर संपत्ति से संबंधित सूट को एंटरटेन करने का या वाद को है वो सुनने का उसके पास क्षेत्राधिकार है, और न इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाने का उसके पास जुडिक्शन है। रूल 83 पोस्टपोनमेंट ऑफ द सेल टू enable the judgment debtor to raise the amount of decree. It is a relief in favor of the judgment debtor where an order for the sale of immovable property has been made. If the judgment debtor can satisfy the court that there is a reason to believe that the amount of the decree may be raised
by the mortgage, by the lease, by the private sale of the such property or some part thereof or of the any other immovable property of the judgment debtor, the court may on his application postpone the sale of immovable property. Court may postpone the sale of the immovable property comprised in the order for the sale on such terms and for such period as it thinks proper to enable him to raise the amounts. If the judgment debtor by making the application before the executing court make request before the court that postpone the sale of the concerned immovable property and give the time etc. to the judgment debtor for raising the decretal amount, by mortgage the immovable property, by make the lease of the such immovable property or the sale of the any immovable property, for which the order for the sale has been passed by the concerned court, or the sale or the any property or any part other than for which the court already passed the order for the sale, by sale the such property he is interested to raise the that decretal amount, court may postpone the sale of the concerned immovable property and to grant the time to the judgment debtor for raising the such amount. In such case, the court shall grant a certificate to the judgment debtor authorizing him within a period to be mentioned therein and notwithstanding anything contained in the section 64 to make the proposed mortgage, lease or sale, and such mortgage, lease or sale is considered the valid transfer. It is not by the subsection first of the section 64 considered a void transactions. Provided that all monies payable under the such mortgage, lease or the sale shall be paid not to the judgment debtor, but save insofar as the decree holder is entitled to set off the such money under the provisos of the rule 72 into the court, and provided also that not mortgage, lease or the sale under this rule shall become absolute until it has been confirmed by the court under the rule 92 etc. of the order 21, and nothing in this rule shall be deemed to apply to the sale of the property directed to be sold in execution of a decree for sale in enforcement of the mortgage or the charge on such property. In such case, this rule 83 is not applicable. The mandatorily such decree to be executed etc. by the executing the sale deed or the mortgage deed etc. in favor of the concerned decree holder. विक्रय का इसलिए मुलतवी किया जाना कि निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम जुटा सके। कोर्ट ने विक्रय करने का ऑर्डर भी दे दिया है, विक्रय की उद्घोषणा है वो जारी हो गई, विक्रय का समय स्थान आदि तय हो गया, रूल 67 आदि पीछे जो आपने पढ़े हैं उन नियमों के अनुसार, बट वास्तव में विक्रय होने से पहले निर्णीत ऋणी इस रूल में रूल 83 के अंतर्गत जो है एप्लीकेशन है वो पेश कर सकता है, जहां स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए आदेश निकला है, विक्रय हुआ नहीं है अभी, विक्रय के लिए आदेश है वो निकल चुका है, वहां यदि निर्णीत ऋणी न्यायालय का समाधान कर सके कि वो विश्वास करने का कारण है कि डिक्री का जो धन है या डिक्री में वर्णित धन ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग के या निर्णीत ऋणी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति के बंधक, पट्टे या प्राइवेट विक्रय द्वारा जुटाया जा सकता है, उसके आवेदन करने पर न्यायालय विक्रय के आदेश में समाविष्ट संपत्ति के विक्रय को ऐसे निर्बंधों पर ऐसी अवधि के लिए जो वो ठीक समझे मुलतवी कर सकता है उस विक्रय को, और उस रकम को जुटाने में जो समर्थ हो सके उतने समय के लिए उस प्रॉपर्टी का भी जिसका विक्रय करने के लिए आदेश हो चुका है, कोई अन्य संपत्ति भी है कंसर्न निर्णीत ऋणी की, उसको वो बंधक है वो रखकर और उससे राशि है वो प्राप्त करके है वो जमा कर सके कोर्ट में, उसको किसी को पट्टे पर देकर है वो पट्टेदार से प्रीमियम या रेंट प्राप्त करके है वो कोर्ट में जमा कर सके, या उसका किसी और को विक्रय करके जो उसके बदले कीमत जो मिलेगी वो उस कीमत को कोर्ट में जमा कर सके। इस पर्पज के लिए निर्णीत ऋणी प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है इस रूल 83 में, और कोर्ट जो है वो विक्रय किए जाने को है वो मुलतवी करने का ऑर्डर है वो दे सकता है, और वो डिक्री की धनराशि जुटाने के लिए निर्णीत ऋणी को समय दे सकता है। ऐसी दशा में न्यायालय निर्णीत ऋणी को ऐसा प्रमाण पत्र देगा जो उसमें वर्णित अवधि के भीतर और धारा 64 में किसी बात के होते हुए भी प्रस्तावित बंधक, पट्टा या विक्रय करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कंसर्न निर्णीत ऋणी के पक्ष में कि ये
इस संपत्ति का बंधक कर सकता है, पट्टा कर सकता है, विक्रय कर सकता है, ऐसा प्राधिकृत करते हुए। और 64 में चाहे कुछ भी पढ़ा है आपने कि कोर्ट ने जहां अटैचमेंट का ऑर्डर कर दिया और उसके बाद कोई प्राइवेट एलिनेशन एटसेट्रा होता है तो 64 के सबसेक्शन फर्स्ट के अनुसार वो शून्य होता है, बट ये शून्य नहीं होगा, यह अटैचमेंट के बाद भी वैलिड माना जाएगा यदि कोर्ट ने इस तरीके का सर्टिफिकेट है वो दिया है, उसको प्रमाण पत्र देकर और प्राधिकृत किया है। परंतु ऐसे बंधक पट्टे और विक्रय के अधीन संदेह सभी धन वहां तक के सिवाय जहां तक कि डिक्रीदार ऐसे धन को नियम 72 के उपबंधों के अधीन मुजरा करने का हकदार है, न्यायालय को है वो दिए जाएंगे, न कि निर्णीत ऋणी को। पेमेंट उसका आएगा जो बंधक पट्टे आदि का जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में जमा होगा। परमिशन तो निर्णीत ऋणी को दी जा रही है, बट अमाउंट जो आएगा जो डिक्रीटल अमाउंट के बराबर का है, जिस राशि को है वो कंसर्न डिक्रीदार है वो वसूल करने के लिए हकदार है, उसके बराबर की राशि कहां जमा की जाएगी? कोर्ट में डिपॉजिट की जाएगी, जजमेंट डेटर को नहीं दिया जाएगा, वो केवल सेलर, मोर्टगेजर या लेसर के रूप में सिग्नेचर करेगा। अमाउंट जो होगा डिक्रीटल अमाउंट के बराबर का वो डायरेक्ट कोर्ट में डिपॉजिट होगा। और परंतु यह और भी है कि इस नियम के अधीन कोई भी बंधक पट्टा या विक्रय तब तक आत्यंतिक नहीं होगा जब तक न्यायालय द्वारा पुष्ट नहीं कर दिया जाए। ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन रहेगा जो जजमेंट डेटर ने किया है, वो कंप्लीट कैसे होगा, वो एब्सोल्यूट कैसे होगा? कंफर्मेशन बाय द कोर्ट, न्यायालय के द्वारा पुष्टि करने पे होगा। और कोर्ट ये पुष्टि कौन से रूल में करता है? ऑर्डर 21 के रूल 92 में, आदेश 21 के नियम 92 में कोर्ट के पास कंफर्मेशन की पावर है कि वो जब रूल 89, 90 या 91 में एप्लीकेशन पेश नहीं की गई है और पेश की गई तो उसको रिजेक्ट या डिसअलाउ किया कोर्ट ने, तो देन कोर्ट कंफर्मेशन ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑर्डर करता है। और उस कंफर्मेशन के साथ ही ये सेल क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा, वो विक्रय पूर्ण हो जाएगा। तब तक ये क्या है? इनकम्प्लीट, इनचॉइस्ड जो सेल है। इस नियम की कोई भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वो ऐसी संपत्ति के विक्रय को है वो लागू होती हो जिसके बारे में ऐसी संपत्ति के बंधक या उस संपत्ति के भार का प्रवर्तन करवाने के लिए विक्रय की डिक्री के निष्पादन में विक्रय किए जाने का डायरेक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस तरीके का जो विक्रय है जो इस सब रूल 3 में कवर हो रहा है उसको कोर्ट जो है वो मुलतवी नहीं करेगा। कोर्ट के पास जो है वो पोस्टपोन करने की पावर नहीं होगी यदि सब रूल 3 में कवर हो रहा है। वो संपत्ति के विक्रय को लागू नहीं होगी जहां संपत्ति के बंधक या संपत्ति के भार का प्रवर्तन करवाने के लिए विक्रय किया जाना है। बंधक का प्रवर्तन करवाने के लिए विक्रय है वो किया जाना है, बंधकित राशि को वसूल करने के लिए, या संपत्ति पर कोई भार सर्जित है उस भार वाली राशि उसको रिकवर करने के लिए यदि है वो विक्रय किया जाना है। ऐसी डिक्री कोर्ट ने पारित कर दी है कि इस प्रॉपर्टी का विक्रय करके और ये बंधक की राशि इसको दिलाई जाए या इसका है वो विक्रय करके ये भार की राशि है वो चार्ज होल्डर को है वो दिलाया जाए। उस कंडीशन में कोर्ट पोस्टपोन नहीं करेगा, मुलतवी करने का कोर्ट है वो ऑर्डर नहीं करेगा, वहां मैंडेटरी रूप से विक्रय किया ही जाएगा। पर्पज क्या है इसका? रूल 83 का जजमेंट डेटर को टाइम देना है कि वो जो डिक्रीटल अमाउंट है उसको जुटा सके या रेज कर सके। उसको कैसे? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को या दूसरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की उसका मोर्टगेज करके, उसको लीज करके, उसको सेल एटसेट्रा करके, कुछ स्पेसिफिक मोड भी दे रखे हैं, उन मोड के माध्यम से वो पैसा जुटा सके। इस पर्पज के लिए जो है वो विक्रय को मुलतवी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा रूल 83 में। रूल 84 डिपॉजिट बाय द परचेजर एंड द रीसेल ऑन डिफॉल्ट। On every sale of immovable property, the person declared to be the purchaser shall pay immediately after the such declaration a deposit of what? 25% on the 25% on the amount of his purchase money. 25% on the amount of his purchase money immediately pay to the which? To the officer or the other person conducting the sale, and in case of the default of the such deposit the property shall forthwith be resold. Such immovable property forthwith be resold if there is a default in the part of the purchaser to immediately deposit the 25% amount of the purchase money. For example, the purchase money is the 1 lakh rupees, the 25,000 rupees immediately to be deposited by the concerned purchaser, and if there is a default on the part of the purchaser to deposit the certain
amount which cover under the rule 84, then the such immovable property shall be resold forthwith at once. Where the decree holder is the purchaser and he is entitled to set off the purchase money under rule 72, the court may dispense with the requirement of this rule. If in case the court grant the express permission to the decree holder to purchase the property or the bidding the property under rule 72, in such case the court give the dispense with from the immediate payment of the 25% of the purchase money to the concerned decree holder. No requirement of the immediately payment, because his decretal amount to be set up with the concerned amount of the purchase money. क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय। स्थावर संपत्ति के हर विक्रय पर वह व्यक्ति जिसका क्रेता होना है वो घोषित किया गया है, अपने क्रय धन की 25% जो राशि है, 25% राशि उसका निक्षेप जो है विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद है वो करेगा, और ऐसा निक्षेप करने वो व्यक्तिक्रम करता है तो संपत्ति का तत्क्षण फिर से विक्रय किया जाएगा या पुनर्विक्रय वो किया जाएगा। क्रेता की घोषणा करते ही जिसकी बोली फाइनल हुई है, बिड को है वो फाइनल किया गया, जिसको क्रेता डिक्लेयर किया गया है कंसर्न विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या व्यक्ति के द्वारा, उस घोषणा के तुरंत बाद उसको जो है उस जितनी राशि पे उसको क्रेता घोषित किया गया है उसकी 25% राशि है वो तुरंत जमा करनी होगी। और यदि वो 25% राशि को जमा करने में, क्रय धन की 25% राशि को जमा करने में व्यतिक्रम करता है तो उस स्थावर संपत्ति की दोबारा बोली लगी जाएगी, दोबारा है वो बोली होगी, रीस है वो सोल्ड होगा, पुनः है वो उसको है वो विक्रय है वो किया जाएगा। और जहां डिक्रीदार क्रेता है रूल 72 के अर्थ में, तो क्रय धन को नियम 72 के अधीन मुद्रा करने का उसका हकदार है, तो वहां न्यायालय इस नियम की अपेक्षाओं से उसे अभिमुक्ति दे सकता है। जहां कोर्ट की अनुमति से जो है, अभिव्यक्त अनुमति से डिक्रीदार ने ही संपत्ति को है वो खरीदा अपनी डिक्री के निष्पादन के अंदर जो विक्रय हो रही थी, तो उस कंडीशन में ये 25% जो राशि है क्रय मूल्य की उसको तुरंत जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी डिक्री की जो राशि है उसके साथ उस 25% राशि को है वो मुद्रा करने का है वो अधिकार रखता है, इसलिए कोर्ट उसको परमिशन दे सकता है कि तुरंत जमा करने की आवश्यकता नहीं है। रूल 85, टाइम फॉर द पेमेंट इन फुल फॉर द परचेज मनी, रिमेनिंग 75% अमाउंट टू बी पेड विद इन विच टाइम, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द नेक्स्ट रूल इन रूल 85। द फुल अमाउंट ऑफ द परचेज मनी पेबल shall be paid by the purchaser into the court before the court closes on the 15 days from the sale of the property. The full amount of the purchase money and indirectly the 75% amount of the purchase money shall be paid by the concerned purchaser before the court closes on the 15 days from the date of the sale of the concerned property. यदि मान लो आज सेल हुई है, क्या तारीख है आज? 17 फरवरी है, और 17 फरवरी में यदि 15 दिन जोड़े तब दो नहीं, उससे भी आगे चली जाएगी, 28 है कि 29 है फरवरी? 28 फरवरी, तो ये तो 10-11 दिन ही हुए, तो 4 मार्च तक चला जाएगा मान लो, तो 4 मार्च से पहले उसको जमा करना पड़ेगा। आज यदि उसको क्रेता घोषित किया, 25% राशि उसने आज जमा कर दी है, शेष जो 75% राशि वो कितने टाइम में जमा करनी पड़ेगी? जिस दिन विक्रय किया गया है उससे 15वां दिन जिस दिन है वो समाप्त हो रहा है, जिस दिन कोर्ट का क्लोजिंग का जो टाइम है 15वें दिन का, उससे पहले कंसर्न क्रेता को शेष जो राशि है क्रय मूल्य की वो जमा करनी होगी। प्रोवाइडेड दैट इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट टू बी पेड इनटू द कोर्ट द परचेजर शैल हैव द एडवांटेज ऑफ द एनी सेटअप to which he may be entitled under Rule 72. If the decree holder purchased the concerned property under the Rule 72 of the Order 21, it is not required to pay within the 15 days the entire amount. He has right to adjust or the set up the decretal amount with the concerned purchase money. नियम 85 आप देखेंगे, क्रय धन के पूरे संदाय के लिए क्या समय होगा?
शेष पूरी रकम विक्रय या जो नीलामी की गई उससे जो है 15 दिन से पूर्व है वो जमा करनी होगी। परंतु डिक्रीदार के द्वारा न्यायालय अभिव्यक्त अनुज्ञा से जो है वो क्रय करने पर डिक्री में वर्णित जो राशि है उसके साथ वो क्रय धन से मुद्रा है वो कर सकता है, उसका मुद्रा करने का अधिकार है। इसका मतलब उसको जो है वो 75% राशि जो बची हुई है वो विक्रय करने की तारीख से 15 दिन की जो समाप्ति उससे पहले जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको कोर्ट है वो परमिशन है वो दे सकता है कि उसकी डिक्री की राशि के साथ वो क्रय मूल्य को है वो एडजस्ट कर दिया जाए या मुद्रा कर दिया जाए। नेक्स्ट रूल 86, प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, which default in which is required under the rule 85, the remaining 75% amount. In default of the payment within the period mentioned in the last preceding rule, means the rule 85, the deposit may, if the court thinks fit, after deferring the expenses of the sale, be forfeited. The amount 25% amount which is already paid, that be forfeited to the government, and the property shall be resold, and the defaulting purchaser shall forfeit all the claim to the property over to any part of the sum for which it may subsequently be sold. If the concerned purchaser making the default in the full payment which is required under the rule 85 within the time which is mentioned under that rule 85, what would be the effect of the such default? By the order of the court, the amount which is already paid under the rule 84, the 25% amount forfeited to the government after the deferring the expenses for the sale, etc. Concerned immovable property shall be resold, and concerned defaulter purchaser shall forfeit the all rights, all claims to the property over to any part of the sum for which it may be subsequently be sold. His all rights or claim towards that immovable property to be forfeited. संदाय में व्यतिक्रम करने पर प्रक्रिया, कौन सा संदाय? यदि 25% अमाउंट में व्यतिक्रम किया तो तुरंत विक्रय होगा उसका, ऐसा आपने रूल 84 में पढ़ लिया। तो ये जो 86 का व्यतिक्रम का मतलब क्या है? शेष 75% जो अमाउंट जो रूल 85 में जमा होना था उसमें डिफॉल्ट की बात करता है। ये संदाय में व्यतिक्रम होने पर प्रक्रिया, क्रेता का निक्षेप करने में व्यतिक्रम का प्रभाव जो है, प्रभाव क्या होगा? 25% जो निक्षेपित राशि है वो विक्रय के व्यय को काटने के बाद सरकार के स्वामित्व में हो जाएगी या सरकार में क्या हो जाएगी? संप्रत हो जाएगी। वो दूसरा प्रभाव क्या होगा? संपत्ति का पुनः है वो विक्रय किया जाएगा। और तीसरा है वो क्या होगा? क्रेता जो है, ऐसा व्यतिक्रमी जो क्रेता है, उस क्रेता के सभी दावे जो उस स्थावर संपत्ति के संदर्भ में वो क्या हो जाएंगे? वो संप्रत हो जाएंगे, फॉरफिटेड। सबसे पहले जो है 25% जो धरोहर राशि वगैरह उसने जो जमा की थी नियम 84 के अंतर्गत, विक्रय के जो खर्चे हैं वो काटे जाएंगे उसमें से, और वो काटने के बाद जो शेष राशि बचेगी वो सरकार के स्वामित्व में निहित हो जाएगी या सरकार में संप्रत हो जाएगी। वो स्थावर संपत्ति का क्या किया जाएगा? जिसका विक्रय किया वो गया था और जिसकी राशि जमा होनी थी उसका पुनर्विक्रय होगा, और उस व्यतिक्रमी जो क्रेता है उसका उस स्थावर संपत्ति के संदर्भ में क्या अधिकार रहेंगे? सारे उसके अधिकार और दावे क्या होंगे? फॉरफिटेड हो जाएंगे, समाप्त हुए मान लिए जाएंगे। नेक्स्ट रूल 87, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल टाइटल आप देख ले। नोटिफिकेशन ऑन रीसेल, जब 86 के अंतर्गत जो है रीसेल होनी है तो नया नोटिफिकेशन है वो इश्यू होगा, पुनः है वो अधिसूचना है वो जारी होगी कंसर्न सेल की, पुनर्विक्रय पर नई अधिसूचना है वो जारी की जाने। रूल 88, लाइक अ सब रूल 3 ऑफ द रूल 77, बिड ऑफ द co-sharer to have preference in respect of the immovable property, in respect of the movable property provided under the sub rule 3 of the rule 77, and in respect of the immovable property the express provision under the rule 88। सहअंशदारी की जो बोली है उसको अधिमान प्राप्त होगा, और वो सहअंशदारी किसका? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस स्थावर संपत्ति का जिसका विक्रय होना है। यदि एक को-शेयर की बिड है उसके अंदर सेम वैल्यू की, और एक किसी अदर पर्सन की बिड है, तो किसकी बिडिंग को है वो प्रेफरेंस मिलेगी? को ओनर या को शेयर की जो बिड है उसको प्रेफरेंस मिलेगी या अधिमान मिलेगा।
इस नियम 88 के अनुसार। रूल 89, रूल 90, रूल 91, रूल 92 all are very important, especially for men's. Application to set aside the sale on deposit, where the time of the sale or at the time of the making the application or the acting for or in interest of the such person may apply to have the sale set aside on his deposition in the court. What amount? For payment to the purchaser a sum equal to the 5% of the purchase money, and for the payment to the decree holder the amount is specified in the proclamation of the sale as that for the recovery of the which the sale was ordered, less than any amount which may since the date of the such proclamation of the sale have been received by the decree holder. Where the immovable property has been sold in execution of the decree, any person claiming an interest in the property at the time of the sale or at the time of the making the application under the rule 89, acting for or in interest of the such person who may make the application before the court to set aside the such sale, deposit of the certain amounts which fall under the clause A and clause B. For the payment of the purchaser a sum equal to the 5% of the purchase money, and for the payment to the decree holder the which sum is specified in the proclamation of the sale, deducting the any amount which is already received by the decree holder. And sub rule 2, where a person applies under the rule 90 to set aside the sale of his immovable property, he shall not, unless he withdraws his application, be entitled to make or prosecute an application under this rule. Earlier application is made by the same applicant under the rule 90 and subsequent application is made under the rule 89. The application of the same applicant under the rule 89 is maintainable, shall not be maintainable. But if he withdraw the application file under the rule 90, then the application under rule 89 is maintainable. Under both provision rule 90 and the rule 89, the application by the same applicant is not maintainable, only maintainable under the rule 90. But if he withdraw the application file under the rule 90, then his application file under the rule 89 is maintainable. Nothing in this rule shall relieve the judgment debtor from any liability he may be under in respect of the cost and interest not covered by the proclamation of sale. After the proclamation of the sale, if concerned judgment debtor is responsible for the cost or interest of the decretal amount, etc., he shall not be relieved from the such liability. He also liable for the such interest or the such cost, etc., to pay the concerned decree holder. एग्जाम्पल के लिए मान लो मार्च में कोई ये प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल है वो जारी हुई थी, उस समय तक का ब्याज कितना बन रहा था वो तो उसमें है, बट प्रॉपर्टी सेल होके जो है उसको सेटिस्फाइड होने तक है वो 5 मंथ्स और निकल गए और 10 लाख का कोई अमाउंट है, तो वो जो बाद के 5 महीने है विक्रय की उद्घोषणा जारी होने से लेकर और एक्चुअल पेमेंट मिलने तक, उस 5 महीने का ब्याज, उसके बाद कोई कॉस्ट वगैरह इम्पोज की गई है कंसर्न वो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, वो क्या उस दायित्व से मुक्त हो गया है क्या? ए और बी जो क्लॉज आपने पढ़े थे सब रूल फर्स्ट में, वो पेमेंट देने से नहीं, उसको वो भी देना पड़ेगा, वो ब्याज बाद का जो है विक्रय की उद्घोषणा के बाद का वो ब्याज भी देना पड़ेगा और वो कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, वो दायित्व उसका बना रहेगा, वो फ्री नहीं हो जाएगा केवल वो 2 प्रकार की राशि देकर जो आप सब रूल फर्स्ट के अंतर्गत। बट यदि कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट या इंटरेस्ट है ही नहीं तो देन ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन, एक ही कंडीशन है क्या? कुछ धनराशि जमा करने पर, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके और विक्रय को अपास्त करने के लिए एप्लीकेशन है वो पेश की जा सकती है। किसके द्वारा? स्थावर संपत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया गया है, वहां विक्रय संपत्ति में विक्रय के समय, विक्रय की गई संपत्ति में विक्रय के समय या आवेदन करने के समय किसी हित का दावा रखने वाला व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके हित में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो है वो प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। जब सेल किया गया था उस समय किसी व्यक्ति का राइट था उस विक्रय की जाने वाली संपत्ति में,
या ये रूल 89 की एप्लीकेशन पेश हो रही है, इस एप्लीकेशन फाइल करने के समय किसी का राइट है उस प्रॉपर्टी में, या उसकी तरफ से भी जिसका सेल के टाइम राइट था या एप्लीकेशन के टाइम राइट है, उसकी और से भी कोई एप्लीकेशन है वो पेश कर सकता है रूल 89 के अंतर्गत, वो स्वयं भी पेश कर सकता है और उसकी और से भी है वो प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। दो प्रकार की धनराशियां जमा करके और विक्रय को अपास्त करने, कौन सी जमा राशियां? क्रय धन के 5% के बराबर रकम क्रेता को संदत किए जाने के लिए और विक्रय की उद्घोषणा में ऐसी रकम के रूप में जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था, वो जो है डिक्रीदार को, वो रकम किसको आदेश दिया गया था, विनिर्दिष्ट रकम उसमें से वो रकम घटाकर जो विक्रय की उद्घोषणा की तारीख से लेकर तब तक डिक्रीदार को प्राप्त हो गई है, डिक्रीदार को संदत करने के लिए पहली जो अमाउंट है वो तो किसको? क्रेता को। मान लो क्रेता ने जो है वो 10 लाख रुपए क्रय मूल्य के रूप में दिए थे, तो ऐसी कंडीशन में वो कितनी राशि? 5% से 1 लाख का 5,000 हो गया, 10 लाख के 50,000 रुपए, 50,000 रुपए तो क्रेता को देने के लिए, 50,000 रुपए तो क्रेता को देने के लिए जमा करे और विक्रय की उद्घोषणा में जो कुछ भी राशि है वो राशि डिक्रीदार को देने के लिए, ये दोनों प्रकार की राशियां है वो जमा करेगा, तब जो है वो विक्रय को अपास्त किया जाए, ऐसा प्रार्थना पत्र है वो पेश किया जा सकता है। जब डिक्रीदार को ये अमाउंट है वो जो कुछ भी डिपॉजिट किया जा रहा है, यदि उसने पहले कुछ प्राप्त कर दिया विक्रय की उद्घोषणा में जो वर्णित था उसमें से राशि, उसको डिडक्ट किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा, कम करने के बाद जो शेष राशि बचेगी वो डिक्रीदार को देने के लिए वो जमा की जाएगी। यदि उसने कोई राशि पहले प्राप्त ही नहीं की थी तो ऐसी कंडीशन में पूरी की पूरी राशि जो विक्रय की उद्घोषणा में दे रखी है वो है वो जमा की जाएगी डिक्रीदार को देने के लिए, और क्रय मूल्य का 5% जो है क्रेता को देने के लिए जमा किया जाएगा आवेदक के द्वारा। और ऐसा करके जो है वो कोर्ट में वो विक्रय को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र है वो पेश कर सकता है। सब रूल 2, जहां कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन नियम 90 के अंतर्गत है वो कर चुका है, तो वहां जब तक कि वो अपना आवेदन लौटा ले या वापस न ले, वापस न ले, वह इस नियम के अधीन आवेदन देने का या उसके आगे चलाने का हकदार है वो नहीं होगा। खैर इसका क्रक्स यही है कि नियम 90 में उसने पहले प्रार्थना पत्र पेश कर दिया विक्रय को अपास्त करने के लिए, नेक्स्ट रूल में जो कुछ भी ग्राउंड दे रखे हैं उसमें सेल को कंडक्ट करने में या सेल के पब्लिकेशन में कोई फ्रॉड था या इरेगुलरिटी थी, उसके बेसिस पे विक्रय के संचालन में या विक्रय के प्रकाशन में कोई कपट या अनियमितता थी, उस आधार पर नियम 90 में उसने प्रार्थना पत्र पेश किया विक्रय को अपास्त करने के लिए, और उसके बाद वो नियम 89 में प्रार्थना पत्र पेश करता है कि मैं ये राशियां जमा करने के लिए तैयार हूं और इस विक्रय को अपास्त किया जाए, तो उसका नियम 89 का जो प्रार्थना पत्र है वो क्या है? वो पोषणीय नहीं है। न तो वो एप्लीकेशन पेश करने का अधिकार है और पेश कर दी तो उसमें कोई आगे कार्रवाई करने का हकदार नहीं है, वो खारिज होगा प्रार्थना पत्र। बट कब चल सकता है ऐसा प्रार्थना पत्र? जब नियम 90 में पेश किया गया वो आवेदन को विड्रॉ कर दे, वापस ले लेता है, वो प्रत्याहरण कर लेता है उसका, तो तब नियम 89 का प्रार्थना पत्र पोषणीय हो सकता है। सब रूल 3, इस नियम की कोई भी बात निर्णीत ऋणी को ऐसे किसी दायित्व से अवमुक्त नहीं करेगी जिसके अधीन वो उद्घोषणा के अंतर्गत, इसमें कुछ मिसिंग है, जिसके अधीन जो है वो उद्घोषणा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे कोई ब्याज है या कोई खर्चा है, ब्याज और खर्चा जो विक्रय की उद्घोषणा में वर्णित नहीं है, विक्रय की उद्घोषणा के बाद का जो है, उद्घोषणा जारी होने के बाद का जो खर्चा है, उद्घोषणा जारी होने के बाद का कोई ब्याज है और बाद का कोई खर्चा है, उसको चुकाने का जो उसका दायित्व है उससे मुक्त नहीं हुआ वो। सब रूल 1 में जो दे रखा है वो भी जमा करना पड़ेगा और उद्घोषणा के बाद का कोई ब्याज या खर्चा है वो भी पे करना पड़ेगा नियमित ऋणी को, यदि कोई हो। विक्रय की गई संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन, क्रेता को क्रय धन का 5% और विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट रकम का भुगतान किसको करने? डिक्रीदार को करने। और परिसीमा काल क्या है इसका? रूल 89 का लिमिटेशन पीरियड इस एप्लीकेशन को पेश करने का 60 डेज लिमिटेशन पीरियड है, एज पर द एंट्री नंबर 127 ऑफ द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। परिसीमा अधिनियम की
अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 127 जो है उसके अनुसार इस नियम 89 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र जो पेश करने का, विक्रय का आपास्त करने का प्रार्थना पत्र पेश करने का समय क्या है, 60 दिन है। और कहां से स्टार्ट होगा, वो सेल की डेट से, विक्रय करने की तारीख से। या उसमें एक ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है कि यदि विक्रय की जानकारी उसको नहीं थी तो विक्रय की जानकारी होने की तारीख से 60 दिन, ऐसा भी हो सकता है सेकंड ऑप्शन। नियम 89 सेकंड, यदि आवेदन को नियम 89 में स्वीकार किया गया और न्यायालय में हितवत पक्षकार द्वारा क्रेता को क्रयधन का 5% राशि और वसूली राशि विक्रय की तारीख से 60 दिन में जमा कर देता है तो विक्रय को अपास्त करने का आदेश कर सकता है। और आदेश 21 नियम 90 या 91 में आवेदन को स्वीकार करने पर विक्रय को, अच्छा ये तो उसका है 92 का, रूल 92 का कहीं है आगे, 92 में दे रखा है, क्योंकि यहां तो ऐसा कहा नहीं कि कोर्ट सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, केवल एप्लीकेशन पेश कर सकता है। ऐसी बात, इस एप्लीकेशन को जो है स्वीकार करके और सेल को सेटिस्फाइड करने का ऑर्डर, जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो कौन से प्रोविजन में होगा, वो रूल 92 में होगा। और उस ये 92 में ये लैंग्वेज दे रखी है कि यदि 89 का प्रार्थना पत्र कोर्ट स्वीकार करता है तब तो कंसर्न जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको कहेगा कि ये अमाउंट जमा करो आप, ये 5% परचेजर को देने वाला और जो डिक्रीदार को दिए जाने वाला अमाउंट है ये डिपॉजिट करिए आप 60 डेज में, ऐसा कोर्ट डायरेक्शन है वो देगा और वो जमा कर देता है 60 डेज में, तो धन विक्रय का आपास, मतलब कंडीशनल ऑर्डर है ये। और रूल 90 या 91 की एप्लीकेशन होती है तो वहां डायरेक्ट कोर्ट जो है वो उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके विक्रय को आपास्त करने का आदेश दे सकता है। रूल 90, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड। Irregularity or fraud, where any immovable property has been sold in execution of a decree, the decree holder, the purchaser, any other person entitled to share in ratable distribution of the assets under section 73 of the Civil Procedure Code, whose interests are affected by the sale, may apply to the court to set aside the sale on the ground of a material irregularity or fraud in publishing or conducting it. Fraud or material irregularity in publishing the sale or in conducting the sale. Sub-rule 2, subject to the sub-rule 2. No sale shall be set aside on the ground of the irregularity or fraud in publishing or conducting it unless upon the facts proved, the court is satisfied that the applicant has sustained the substantial injury, applicant has sustained the substantial injury by reason of the such irregularity or fraud. It must be proved by that applicant, not by the existence of the irregularity or the fraud in conducting or publishing the sale. He must also prove that he has sustained the substantial injury in the consequence of the such irregularity or the fraud. And sub-rule 3, no application to set aside a sale under this rule shall be entertained upon any ground which the applicant could have taken on or before the date on which the proclamation of the sale was drawn up. If the concerned applicant is capable to make the application before the court, before the drawing up the proclamation, before the preparation of the proclamation for the sale under the rule 66 and 67 of the order 21, upon such grounds the no application is maintainable under the rule 90. The ground which is available after the proclamation of the sale has been published, and at the time of the conducting the sale, in publishing the such advertisement of the proclamation of the sale, if there is irregularity or the fraud in the such publication and conducting the sale, then application is maintainable under the rule 90. But if the concerned applicant is in the position to make the application before the court in the form of the objection before the issuance of the proclamation for the sale, such grounds shall not be included in the application under the rule 90 of the order 21. Their mere absence or the defect in attachment of the property sold shall not by itself be a ground for the setting aside a sale under this rule. Mere the absence of or defect in the attachment,
there is a defect in attachment of the property sold or the absence of the attachment of the property sold, it is not a ground for the satisfying the sale under the rule 90. What is the ground under the rule 90? There is a material irregularity or fraud publishing or conducting the sale, and by the such irregularity or the such fraud the applicant has sustained a serious injury. If both conditions fulfill, then the application under rule 90 is applicable, maintainable. हिंदी में देखेंगे आप नियम 90, विक्रय को अनियमितता के आधार पर या कपट के आधार पर अपास्त करने के लिए आवेदन। जहां किसी डिक्री के निष्पादन में किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है, वहां कौन कौन आवेदन कर सकते हैं रूल 90 में? डिक्रीदार भी हो सकता है आवेदक, क्रेता भी हो सकता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो आस्तियों के आनुपातिक वितरण में अंश पाने का हकदार है धारा 73 के अंतर्गत, या जिसके हित विक्रय द्वारा है वो प्रभावित हुए हैं, मीन्स निर्णित ऋणी भी है वो हो सकता है इसमें, जजमेंट डेटर इटसेल्फ भी हो सकता है। विक्रय को उसके प्रकाशन में या विक्रय के संचालन में कोई तात्विक अनियमितता थी या कपट था, विक्रय के प्रकाशन में या विक्रय के संचालन में कोई तात्विक या सारवान अनियमितता थी या कपट था, इस आधार पर अपास्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इस नियम 90 के अंतर्गत कौन कौन कर सकते हैं? डिक्रीदार कर सकता है, क्रेता कर सकता है, धारा 73 के अंतर्गत आनुपातिक वितरण के अंदर अंश पाने का हकदार व्यक्ति कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति भी जिसका हित इस प्रकार का विक्रय करने से प्रभावित हुआ है वो भी आवेदक हो सकता है नियम 90 के अंतर्गत। और किस आधार पर नियम 90 में प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है? विक्रय के प्रकाशन में या विक्रय के संचालन में सारवान अनियमितता थी या कपट था, और उस सारवान अनियमितता और कपट से क्या हुआ है? आवेदक को कोई सारवान क्षति हुई है, एप्लीकेंट को क्या हुआ है? कोई सीरियस इंजरी हुई है, सारवान क्षति हुई है, ये सब रूल 2 में पढ़ेंगे आगे। तो ऐसी कंडीशन में उसका प्रार्थना पत्र नियम 90 में विक्रय को अपास्त करने के लिए पोषणीय होगा। उसके प्रकाशन और संचालन में हुई अनियमितता या कपट के आधार पर कोई भी विक्रय तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक साबित किए गए तथ्यों के आधार पर न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी अनियमितता या कपट के कारण आवेदक को क्या हुआ? सारवान क्षति हुई। उस कपट और अनियमितता से आवेदक को है वो सारवान क्षति हुई है, सारवान कोई नुकसान हुआ है, कोई है वो इंपॉर्टेंट है वो नुकसान हुआ है उसको, तो ऐसी कंडीशन में उसका प्रार्थना पत्र पोषणीय होगा। केवल अनियमितता थी या कपट था, कोई सारवान नुकसान नहीं हुआ है आवेदक को, प्रार्थना पत्र खारिज किया जाएगा, विक्रय को अपास्त नहीं किया जाएगा। दोनों बातें कंप्लीट होती है, विक्रय के संचालन और प्रकाशन में सारवान अनियमितता और कपट भी था और आवेदक को उसके परिणाम स्वरूप सारवान क्षति भी हुई है, दोनों बातें साबित होती है तो दैन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा और विक्रय को अपास्त करने का आदेश किया जाएगा। इस नियम के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन ऐसे किसी आधार पर ग्रहण नहीं किया जाएगा जिसे आवेदक उस तारीख को या उससे पूर्व आधार मान सकता था जिसको कि विक्रय की उद्घोषणा तैयार की गई थी। विक्रय की उद्घोषणा तैयार की गई थी, उसमें नियम 66 में जब डिक्रीदार और निर्णित ऋणी को बुलाया गया और वहां वो आपत्ति कर सकते थे उस ड्राफ्ट के बारे में कि ये बात उद्घोषणा में शामिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कोई आधार जो है नियम 90 में पोषणीय नहीं होगा, वो आपत्ति वो वहां कर सकते थे उस स्टेज पे। विक्रय की उद्घोषणा जारी करने के समय, प्रकाशन के समय या विक्रय का संचालन के समय यदि कोई सारवान अनियमितता और कपट हुआ है, केवल वो ही नियम 90 में कवर होगा। ऐसी कोई त्रुटि थी उसके अंदर, उद्घोषणा में स्वयं में त्रुटि थी या उससे पहले कोई है वो त्रुटि जो है वो उस आधार को कोर्ट के सामने लाया जा सकता था किसी और प्रोविजन के अंतर्गत, प्रिसीडिंग किसी है वो रूल्स के अंदर, तो वो नियम 90 में है वो विक्रय को अपास्त करने का आधार नहीं होगा। वो आधार कब होगा? विक्रय की उद्घोषणा के प्रकाशन में त्रुटि के कारण या संचालन में कोई सारवान अनियमितता या कपट हुआ उस दिशा में, और विक्रय संपत्ति की कुर्की का न होना या कुर्की में त्रुटि अपने आप में इस नियम के अधीन किसी विक्रय को अपास्त करने के लिए आधार नहीं था। डायरेक्ट सेल हुआ है बिना अटैचमेंट के, कुर्क की ही नहीं गई थी संपत्ति, बिना कुर्क किए डायरेक्ट है वो विक्रय किया गया, ये विक्रय को अपास्त करने का आधार नहीं। या कुर्की में कोई डिफेक्ट था, अटैच करने के अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि थी, इस आधार पर भी विक्रय को अपास्त नहीं किया जा सकता। अटैचमेंट में किसी प्रकार का यदि डिफेक्ट था
तो उसके संदर्भ में कोई आपत्ति किसी प्रिसीडिंग रूल में, रूल 58 में या अन्यथा किसी प्रोविजन में की जा सकती थी, यहां रूल 90 में वो मेंटेनेबल नहीं हुई। यहां किसमें त्रुटि होनी चाहिए? विक्रय के प्रकाशन में या विक्रय के संचालन में। और कैसी? सारवान अनियमितता या कपट होना चाहिए, और उसके परिणाम स्वरूप आवेदक ने सारवान क्षति है वो भुगती है या सारवान क्षति उठाई है उसने, तो ऐसी कंडीशन में उसका आवेदन विक्रय को अपास्त करने के लिए आदेश 21 के नियम 90 के अंतर्गत है वो पोस्ट नहीं होगा। विक्रय के संचालन या प्रकाशन में सारवान अनियमितता या कपट और परिणाम उसका क्या हुआ? सारवान क्षति हुई है उसको। सारवान अनियमितता क्या हो सकती है? उद्घोषणा में उल्लिखित समय से पहले नीलामी कर दी जाए, यह सारवान अनियमितता है। जो विक्रय की उद्घोषणा जारी की गई थी उसमें मान लो 15 फरवरी तारीख तय की गई थी और 10 फरवरी को ही है वो विक्रय कर दिया गया, यह सारवान अनियमितता थी विक्रय के संचालन के अंदर। उद्घोषणा में उल्लिखित स्थान से भिन्न स्थान पर यदि लोक नीलामी है वो की जाए, यह भी सारवान अनियमितता है। क्या लिमिटेशन पीरियड है इस रूल 90 की एप्लीकेशन का? 60 डेज, 60 दिन लिमिटेशन है वो पीरियड है, और ये भी एंट्री नंबर 127 में ही कवर होता है वो लिमिटेशन एक्ट की शेड्यूल में। परिसीमा अधिनियम की जो अनुसूची है उसकी प्रविष्टि संख्या 127 में इसका भी 60 दिन का ही परिसीमा काल दे रखा है। नेक्स्ट रूल 91, किसी भी प्रकार का मोस्ट रीजनेबल डाउट हो आप लोगों का, रूल 65 से लेके और जितने भी इंपॉर्टेंट रूल पढ़े हैं रूल 90 तक में बताया आप लोग, और आगामी क्लास का भी टाइम आप लोगों के हो चुका है, तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर है वो वापस क्लास में पहुंचे। क्लास के सन्नाटे से जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई डाउट है भी नहीं जो कुछ पढ़ा गया उसके बारे में।